हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेटा एजुकेशन। इस वीडियो में हम एमसीक्यूज कवर करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, उनको इस वीडियो में हमने कवर किया है। ये एमसीक्यूज हमने अरिहंत की बुक CTET से लिए हैं। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं। जो भी गुण बच्चे को माता पिता से मिलते हैं उनको क्या कहते हैं? वंश, वंशानुक्रम, वातावरण या इनमें से कोई नहीं। आपको करना क्या है, अगर आप 1 का आंसर देना चाहते हैं 1 डॉट, तो जो भी आंसर है 2, तो ऐसे करके आपको हमारे वीडियो के साथ साथ में लिखते जाना है। ये हमारा लाइव सेशन है, इसमें हम आपके साथ कमेंट के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो आप कमेंट करते जाइए जिससे हमें पता चले कि आप लोग को कितना समझ में आ पा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं। इसका आंसर फटाफट से बताइए। फर्स्ट है वंश, दूसरा वंशानुक्रम, थर्ड वातावरण और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा वंशानुक्रम, क्योंकि वंश और वातावरण तो बिल्कुल अलग चीजें हैं। वंशानुक्रम हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं हेरिडेटरी। तो जो भी बच्चे को अपने माता पिता से चीजें मिलती हैं उनको हेरिडिटी में मिला हुआ बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, अनुवांशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं। हेरिडिटी के जो मेन कैरियर्स हैं, मतलब जो पेरेंट्स से अपने बच्चों में हेरिडिटी या जो भी उनके गुण हैं वो आते हैं, वो किसके थ्रू आते हैं? प्रोटीन्स, विटामिन्स, जीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है जीन्स के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 3, वंशानुक्रम व्यक्ति को की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। निम्न में से किसका कथन है? ये जो सेंटेंस है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये इनमें से किसने कहा है? फर्स्ट ऑप्शन है BN झा, सेकंड है NH पैटरसन, थर्ड जीन पियाजे, फोर्थ जेम्स ट्रेवर। तो इसका जो सही आंसर है वो है BN झा। क्वेश्चन नंबर 4, किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। अगर किसी भी बालक पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, इनमें से ऐसा कौन सा इफेक्ट है जो वो उसके वंशानुक्रम की वजह से या हेरिडिटी की वजह से नहीं पड़ रहा है? फर्स्ट है शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि शारीरिक लक्षणों का प्रभाव भी वंशानुक्रम की वजह से होता है, बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है और चरित्र पर भी बालक के थोड़ा बहुत प्रभाव आता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? अगर किसी इंटेलिजेंट बच्चे की बात कर रहे हैं हम, तो जो नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं उन चारों में से कौन सा ऐसा लक्षण नहीं है जो बुद्धिमान बच्चे को शो करेगा? प्रत्येक नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेना। मतलब यहाँ ये कह रहे हैं नहीं है, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। प्रत्येक नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेना, ठीक है, एक बुद्धिमान बच्चे का ये लक्षण है। अमूर्त रूप से हमेशा सोच विचार करते रहना, लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेना, प्रभावपूर्ण तथा उचित तरीके से संप्रेषण करना। तो फर्स्ट तो हमने आपको बता दिया कि ये तो सही है ही है। दूसरा, अमूर्त रूप से हमेशा सोच विचार करते रहना, मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग चीज़ों के बारे में, ये भी ठीक है, बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, इंटेलिजेंट। फोर्थ है प्रभावपूर्ण तथा उचित तरीके से संप्रेषण करना, कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना। तो ये भी तीनों ऑप्शन हैं, बट जो नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लंबे निबंधों को रटना। ये थर्ड ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि अगर कोई बच्चा बुद्धिमान नहीं है पर उसमें रटने की एबिलिटी है, जिसको हम नॉर्मली रट्टू तोता वाली चीज कहते हैं, तो अगर वो ऐसा है, चीजों को याद कर सकता है, उसकी मेमोरी अच्छी है, भले वो बुद्धिमान नहीं है तब भी वो चीजों को याद कर लेगा या रट लेगा। क्वेश्चन नंबर 6, आपकी कक्षा का एक छात्र बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ है लेकिन शरीर से काफी कमजोर है। आप उसके पिता से मिलते हैं तथा देखते हैं कि उसके पिता भी बुद्धि से तो श्रेष्ठ है लेकिन शरीर में भी कमजोर है। आपके अनुसार इसका कारण हो सकता है? अगर किसी के पिता और उसकी बिल्कुल क्वालिटीज मैच हो रही हैं कि वो इंटेलिजेंट है दोनों, बट उनकी फिजिक इतनी अच्छी नहीं है, तो इसका कारण क्या हो सकता है इन चारों में से? फर्स्ट है उनके घर में पौष्टिक खाना नहीं बनता, सेकंड दोनों पिछले कई वर्षों से बीमार है, थर्ड ये उनके वंशानुक्रम का प्रभाव है, फोर्थ इस विषय में कुछ ठीक से नहीं कहा जा सकता। फर्स्ट ऑप्शन फनी है, ये भी नहीं होगा। सेकंड वो बीमार है, ये भी हम इतने अच्छे तरीके से नहीं मान सकते कि दोनों ही बीमार है।
ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका है, ये उनके वंशानुक्रम का प्रभाव है। देखा होगा आप लोगों ने भी कभी कभी कि कुछ लोग होते हैं कि बहुत स्किनी होते हैं, पतले दुबले, और कुछ लोग होते हैं थोड़े फैटी होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उनके बच्चों में भी वही वाली चीजें देखी जाती हैं। तो इसके लिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7, दो जुड़वा बच्चों को दो अलग अलग स्थान पर रखा जाता है। एक स्थान पर जहां धर्म, संस्कृति, संस्कार आदि का वातावरण है, वहीं दूसरे स्थान पर अंधविश्वास और रूढ़िवाद का वातावरण है। बच्चों के बड़े होने पर उनके विचारों पर पड़ने वाला वातावरणीय कारक होगा। अगर दो ट्विंस बच्चे हैं, मतलब उनको लगभग सेम वातावरण में वो जन्म से पहले रहे हैं, सेम एज है उनका, ठीक है, अब उनको अलग अलग स्थानों पर रखा जा रहा है, वो भी किसके आधार पर? धर्म, संस्कृति के आधार पर। तो बड़े होने पर जो भी उनके विचारों पर प्रभाव पड़ेगा वो कैसा होगा? भौतिक कारण, यानी कि फिजिकल जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसका कारण होगा। सामाजिक या सोशल रीजन या सोशल फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। आर्थिक या इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। फोर्थ है सांस्कृतिक कारक या कल्चरल फैक्टर्स। तो इसका सही आंसर होगा कल्चरल फैक्टर्स या सांस्कृतिक कारक, क्योंकि वो बस इस क्वेश्चन में ये बता रहे हैं कि धर्म, संस्कृति, संस्कार आदि का वातावरण एक जगह पर है और दूसरी जगह पर अंधविश्वास और रूढ़िवाद। ठीक है, तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं आपको सामाजिक कारक से रिलेट कर रही हैं, पर मेन जो इन्होंने फोकस किया है वो दिया है धर्म, संस्कृति, संस्कार आदि पर। ठीक है, तो उसके जो सांस्कृतिक कारक हैं उसका इफेक्ट पड़ेगा उसके विचारों पर और बाकी सारी चीजों पर। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है देन प्लीज लाइक कीजिए। नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा और बेल आइकन पर भी क्लिक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगी? कोई बच्चा है जो रोज इनडिसिप्लिन फैला रहा है क्लास में, तो ऐसे बच्चों को संभालने के लिए आप क्या करेंगे? फर्स्ट है, छात्र को रोज पीटेंगे जब तक वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देता। सेकंड, स्कूल में उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे। थर्ड, उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। फोर्थ, उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे। देखिए, ये एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। इसमें टीचर को हमेशा ये देखना चाहिए कि बच्चे को किसी भी तरीके का हार्म ना हो। ठीक है, तो जो फर्स्ट है कि उसे रोज पीटेंगे, ये तो किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। सेकंड है उसका नाम काट देंगे, तो ये भी सही नहीं है क्योंकि उसको बच्चे को ही नुकसान हो रहा है। अब आपके पास बचे दो क्वेश्चन, दो ऑप्शन, लास्ट का 3 एंड 4। तो किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, तो बच्चे में कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, वो किसी तरीके से परेशान नहीं है। ठीक है, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि आपको परेशान कर रही हैं। तो अभी जो इसमें ऑप्शन थर्ड दे रखा है, उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। इससे सीधे सीधे इतनी बात समझ में आ रही है कि टीचर ये देखेगा कि उसके पेरेंट्स कैसे हैं, उसकी फैमिली में क्या वातावरण है, क्या उसे कोई परेशानी हो रही है या नहीं हो रही है। पहला स्टेप ये है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ये। अब अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें, तो बाई चांस अगर टीचर को ऐसा लग रहा है कि उसके घर में जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से उसके साइकोलॉजिकल उसे कोई डिसऑर्डर हुआ है या उसके साइकोलॉजी पर उसका इफेक्ट पड़ा है, तब जाके अगर टीचर उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाए तो वाली चीज ठीक हो सकती है। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका जो बेस्ट सुइटेड आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी इशू लगता है या कोई मिसकंसेप्शन लगता है या फिर आंसर ऐसा लग रहा है कि ये गलत है, तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बालक क्या है, वह क्या कर सकता है, उसका विकास क्यों नहीं हो रहा आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व है। मतलब एक कोई चाइल्ड है, वो क्या है उसके बारे में बता रहे हैं, उसकी एबिलिटीज बता रहे हैं, वो क्या कर सकता है, उसका डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, उससे रिलेटेड इश्यूज क्या है, किससे रिलेटेड है ये सारे, वंशानुक्रम से, वातावरण से, ए व बी दोनों से, मतलब वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, ए व बी दोनों, क्योंकि ये सारी चीजें उसके कहीं ना कहीं वंश से भी रिलेटेड है, वंशानुक्रम से भी रिलेटेड है और उसकी वातावरण जिसमें वो रहा है उससे भी रिलेटेड चीजें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से विकास हो रहे हैं। बौद्धिक यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट,
शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, तथा संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट, ये 3 डेवलपमेंट हो रहे हैं। उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है ये, ठीक है। तो आंतरिक कारक है, बाह्य कारक है, या आंतरिक और बाह्य दोनों हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा आंतरिक कारक, क्योंकि ये सारे उसके इंटरनल चीज़ों से ज़्यादा रिलेटेड है। उसका इंटेलेक्चुअल इफेक्ट कैसा है, उसकी हेरिडिटी कैसी है, संवेगात्मक विकास में भी उसका कहीं ना कहीं मेंटल जो लेवल है उसकी बात आ जाती है। तो ये सारे रिलेटेड है बच्चे के आंतरिक कारक से, विकास की प्रक्रिया के आंतरिक कारकों से, इंटरनल जो भी फैक्टर्स हैं उससे। क्वेश्चन नंबर 11, चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानियां हो सकती हैं। अगर हम किसी के कैरेक्टर डेवलपमेंट से रिलेटेड बात करें, तो अगर उसी को हम पूरी एजुकेशन का एकमात्र उद्देश्य मान लें कि बस एजुकेशन में कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, बच्चे को एक अच्छा कैरेक्टर बना के वापस से भेजना है 12th के बाद, ऐसा ही हम मान लें अगर एजुकेशन का पूरा, तो इससे क्या क्या हानियां हो सकती हैं। पहला है व्यवहार कुशलता की अवहेलना होती है। दूसरा, जीविकोपार्जन में सहायता नहीं मिलती। तीसरा, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की अवहेलना हो सकती है। चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, कि अगर हम केवल चरित्र निर्माण या कैरेक्टर डेवलपमेंट को ही मान लें मेन एम, तो ना तो उसमें व्यवहार कुशलता आएगी, बिहेवियर उसका हम अच्छा नहीं कर पाएंगे, उसको हम जॉब नहीं दिला पाएंगे अगर केवल एक ही चीज़ पर फोकस रहेगा, और उसके बाकी जो डेवलपमेंट है, सर्वांगीण विकास की, खेल कूद में विकास और बहुत सारी चीज़ें, वो भी नहीं कर पाएंगे और उनकी सभी की अवहेलना होगी। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता। अगर इन चारों की बात करें तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो रेगुलर एजुकेशन के रिलेटेड नहीं है। फर्स्ट है स्कूल, रेगुलर एजुकेशन या फॉर्मल एजुकेशन भी कह सकते हैं। दूसरा पुस्तकालय, तीसरा धर्म, एंड फोर्थ है शिक्षण विधि। तो फर्स्ट स्कूल तो पर हमारा रेगुलर से रिलेटेड है ही है, पुस्तकालय भी रेगुलर से या फॉर्मल एजुकेशन से रिलेटेड है। फोर्थ है शिक्षण विधि, ये भी रेगुलर से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर होगा धर्म, जो कि फॉर्मल एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, वो एक इनफॉर्मल एजुकेशन है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी बच्चे के विकास का निर्धारण करने में संवेग एक महत्वपूर्ण आंतरिक कारक है। अगर किसी बच्चे के डेवलपमेंट की बात हो रही है तो संवेग उसमें एक आंतरिक कारक की तरह कार्य करता है, ठीक है। अब आपको ये बताना है संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसमें जो शाब्दिक अर्थ होगा संवेग का, वो होगा भावना से रिलेटेड। फर्स्ट है उत्तेजित दशा, सेकंड तीव्र गति, थर्ड क्रोधाभास, फोर्थ भावना। देखिए ये सारे जो ऑप्शंस है वो किसी अलग ही चीज को बता रहे हैं। उत्तेजित दशा अलग है हमारा, तीव्र गति तो थोड़ा डिफरेंस हो गया उससे, साइकोलॉजी से। क्रोधाभास केवल एक ही इमोशन को शो कर रहा है, पर जो संवेग होते हैं वो हर तरीके की भावना को दिखाते हैं। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अगर आपको इन आंसर्स में कोई भी कंफ्यूजन लग रहा है, आप हमें बता सकते हैं कि मैम इसका आंसर ये होगा और क्यों होगा उसके साथ में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, किस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है कि उसके अकॉर्डिंग अलग अलग लोगों में जो डेवलपमेंट होता है उसका जो लेवल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। फर्स्ट है अनवरत विकास का सिद्धांत, सेकंड विकास का गति सिद्धांत, थर्ड क्रमिक विकास का सिद्धांत, एंड फोर्थ एकीकरण का सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर है वो है विकास का गति सिद्धांत। विकास का गति सिद्धांत ये बताता है कि जो भी बच्चे हैं या इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर जो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं उनमें जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, उनकी स्पीड भी डिफरेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का मुख्य कारण आप क्या मानते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं अगर ये क्वेश्चन है तो इसका क्या रीजन हो सकता है। भौतिक वातावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट, सामाजिक वातावरण, सोशल एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम, हेरिडिटी, या ये सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये सभी। ये सारी चीजें मिलके और भी इसके अलावा और अदर फैक्टर्स हैं, वो सब मिलके बच्चे को जो डेवलपमेंट है उसमें हेल्प करते हैं, और उसमें चेंजेस इन्हीं सारी चीजों की वजह से आपस में बच्चे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जिसके कारण शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। आपके अनुसार इसका मुख्य कारण क्या है।
पहला दूषित वंशानुक्रम, मतलब जो बड़े हैं वो भी कुछ गलत करते थे तो इसलिए उनके बच्चे गलत कर रहे हैं। दूसरा दूषित वातावरण, एनवायरनमेंट ही ऐसा हो गया है जिसकी वजह से बच्चे क्राइम पर उतर आए हैं। टूटा परिवार, आइसोलेटेड फैमिलीज हो गई हैं, बच्चे अपने माँ बाप से अलग रहने लग गए हैं, तो इस वजह से भी ये चीज़ें आ सकती हैं। फोर्थ है ये सभी। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? देखिए, इन तीनों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है बच्चों की जो बाल अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं उससे। तो इसलिए इसका आंसर ये सभी होगा, क्योंकि कुछ जो है कुछ बच्चे जो क्राइम करते हैं देखा गया है कि उनके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से रिलेटेड थे। दूसरा जो वातावरण होता जा रहा है इस टेक्नोलॉजी के युग में, लोग पता नहीं किससे कैसे कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चों में क्राइम को लेके आगे बढ़ा रही हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ रहे हैं काफ़ी सारे। अगर टूटे परिवार की बात करें तो सिंगल पेरेंट चाइल्ड है कुछ लोग, कुछ केवल अपनी मदर के साथ रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चों को अंदर ही अंदर उनमें कुछ ऐसे चेंजेस करती हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पैदा करती हैं, जिस वजह से जो बाल अपराध की घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं, तो आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? सपोज आप किसी टीचिंग के लिए किसी स्कूल में गए और उसमें आपको टीचर मैथ्स का बनना है या मैथ्स के टीचर के लिए आपने अप्लाई किया है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना। आपको पता होना चाहिए कि क्लास में सारे बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर है, तो वो पता होना चाहिए उनके डिफरेंसेस। अपना वेतन पता होना चाहिए कितना आपको मिल रहा है। सहकर्मियों की योग्यताओं का ज्ञान होना कि आपके साथ पढ़ाने वाले कैसे हैं, या सब उपरोक्त सभी चीज़ों का ज्ञान होना आपके लिए ज़रूरी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट। कितना वेतन मिल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है प्रभावी शिक्षण का। आपके साथ वाले अच्छा पढ़ाए नहीं पढ़ाए उससे भी कोई मतलब नहीं है प्रभावी शिक्षण का। मेन आपको इनमें से ये पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है क्लास में, कौन सा बच्चा अच्छे से समझ पाएगा, कौन सा नहीं समझ पाएगा, या फिर पहले दिन में आपको ये नहीं पता है कि कौन अच्छे से समझ पाएगा कौन नहीं समझ पाएगा, पर आपको ये वाली बात पता है कि हाँ क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग इजी टू कॉम्प्लेक्स वाले मेथड यूज़ करेंगे, जिससे कि जो बच्चे कमज़ोर हैं वो भी सीख पाएँ, जो इंटेलिजेंट है उनको भी इंटरेस्ट आए। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर जिनको आप अपनी एजुकेशन में या टीचिंग में शामिल करेंगे तो उसका इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट आपकी टीचिंग पे पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18, यदि आप किसी नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं तो आप अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए छात्रों की पहचान हेतु निम्न में से किसे चुनेंगे? फिर से वही टाइप का एग्जाम्पल है कि आप नई किसी क्लास में पढ़ाने गए हैं, तो आपको अपने अगर टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है तो इनमें से क्या चीज़ आप करेंगे? पहला, सभी छात्रों को पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे, मतलब पहले उन्होंने कितना पढ़ा है ये पता करेंगे सारे बच्चों से। दूसरा, सभी छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच करेंगे, मेंटल हेल्थ कैसा है उनका ये पता करेंगे सभी का। सभी छात्रों की बाह्य विभिन्नताओं का पता लगाएंगे, जो बच्चे हैं उनकी एक्सटर्नल जो भी डिफरेंसेस हैं जो आपको ऐसी देखने में पता चल पाए या कुछ, तो उन चीज़ों का पता लगाएंगे, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, फर्स्ट है पूर्व शिक्षा की जानकारी लेना, ये कुछ हद तक ठीक है बट आप एकदम से नहीं पता कर सकते फर्स्ट डे में ही सारी चीज़ें। मानसिक स्वास्थ्य की जांच, ये एथिकल नहीं है फर्स्ट डे में जाके। थर्ड है सभी छात्रों की बाह्य विभिन्नताओं का पता लगाएंगे, ये थोड़ा फिजिबल भी है और आप कर भी सकते हैं, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा, उपरोक्त सभी ऑप्शन सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19, वंशानुक्रम तथा वातावरण परस्पर है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है, पूरक है, सहयोगी है, या ये सभी? तो इसका सही आंसर है ये सभी। वो पूरक भी है, कहीं कहीं सहयोगी भी है और निर्भर भी है। क्वेश्चन नंबर 20, आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आप किसी दिल्ली में कोई कॉलेज है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल, वहां पर आप टीचर हैं। आपकी कक्षा एक का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग रूप स्वभाव आदि में काफी भिन्नताएं देखते हैं, इसका मुख्य कारण हो सकता है। देखिए, दो बच्चों का एग्जाम्पल दे रखा है कि एक बच्चा हिमाचल प्रदेश का है तो दूसरा केरल का है। अब ऑब्वियस है दोनों अलग अलग स्टेट से है और इतना डिफरेंस वाले स्टेट्स हैं, तो दोनों में काफ़ी सारे डिफरेंसेस होंगे, उनके रंग रूप में, उनके स्वभाव में बहुत डिफरेंसेस होंगे। तो इसका जो प्रमुख कारण है वो क्या आपको लगेगा? वातावरणीय प्रभाव हो सकता है, विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर वो उनका प्रभाव हो सकता है, आपकी शिक्षण विधि हो सकती है, या उपरोक्त सभी। इन चारों में से क्या ऑप्शन है?
देखिए उपरोक्त सभी तो नहीं है, क्योंकि आपकी शिक्षण विधि उनका रंग रूप स्वभाव एक नहीं चेंज कर सकती। विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर वो भी इतना इफेक्ट नहीं करता रीजन के अकॉर्डिंग। तो ये जो डिफरेंसेस हैं वो है वातावरणीय प्रभाव। जिस वातावरण में वो लोग पहले से रहे हैं उसकी वजह से उनका रंग रूप और स्वभाव में भिन्नताएं आपको देखने को मिलेंगी। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।